नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में हैं। उनके इस दौरे पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और वो कई लोगों से मिल रही हैं। कल प्रधानमंत्री से भी मिलना है, लेकिन उससे पहले एक इंडक्शन का दौर शुरू हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग, नामी गिरामी लोग, अब तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी में जो लेटेस्ट है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है एम्बेसडर पवन वर्मा की। वो अभी अभी मिल करके बाहर आए हैं और एम्बेसडर पवन वर्मा हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। एम्बेसडर वर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मेरा सबसे पहला सवाल, क्या हम आपको, मैं तो देख रहा हूं आपने वो तृणमूल कांग्रेस का वो गमछा भी पहन लिया है, मान ले मैं आपको तृणमूल कांग्रेस का नेता बुला सकता हूं अब? टीएमसी लीडर एम्बेसडर पवन वर्मा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं नेता हो गया हूं, पर टीएमसी का हिस्सा जरूर हूं। और नेता तो आप पहले से ही थे एम्बेसडर वर्मा। मैं ये जानना चाहता हूं इस नई भूमिका में आप करेंगे क्या? देखिए, एक मुहिम के साथ जुड़े, एक लोकतंत्र में एक जरूरत है कि एक ऐसा विपक्ष बने जो कि सार्थक हो और जो वो सवाल पूछ सके जिससे जो सत्ता में हैं, केंद्र में हैं, उनके लिए चुनौती हो और वो एक लोकतांत्रिक ढंग से उसका जवाब दे। मेरा ये समझना है कि इस मुहिम में, इस कोशिश में मैं जो भी किरदार निभा सकता हूँ, जो भी मुझ पर जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी, उनको मैं निष्ठा से, एकाग्रता से निभाऊंगा। एम्बेसडर वर्मा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस ही क्यों? देखिए, आपके पास विकल्प के तौर पर, अगर केंद्र सरकार से अगर आपको सवाल ही पूछने हैं तो विपक्ष में विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, प्रमुख रूप से राजनीतिक पार्टी वही है। उसके बाद आपके पास केजरीवाल जी भी हैं और भी तमाम ऑप्शन थे। तृणमूल ही क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एक रात देर उठ करके सवेरे सोचा कि चलो टीएमसी से ही ज्वाइन कर लें। इस पर गंभीर चिंतन मैंने किया है और हर पार्टी का विश्लेषण करने के बाद मुझे एक व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जो विकल्प टीएमसी दे सकती है और जिस तरह की चुनौती ममता बनर्जी दे सकती हैं, वो अपने आप में अलग है। इसलिए मैं किसी और पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि मैं व्यक्तिगत विश्लेषण के बाद मेरा अपना निर्णय ये है कि आज टीएमसी इस मुहिम में एक सार्थक नेतृत्व निभा सकती है और इसलिए मैं उसका हिस्सा बना हूं। एम्बेसडर वर्मा, तृणमूल के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में भी कराया और अब त्रिपुरा में भी जाकर के करा रहे हैं। अब तृणमूल में ये बोला जाता है कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। इसमें से कौन सा विश्लेषण आपको ज्यादा सटीक लगता है? वो जो तृणमूल कांग्रेस को उग्र राजनीतिक दल की तरह प्रस्तुत करता है, या वो जो मोदी से लड़ने के लिए मुख्य रूप से तृणमूल कांग्रेस को एक प्रतिद्वंदी की तरह देखता है? देखिए, बीजेपी जो कहती है तृणमूल के बारे में, मैं समझता हूं बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। ये जरूरी है जो आज त्रिपुरा में हो रहा है और उसकी जिम्मेदारी तृणमूल पर थोपना, बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ता भी इस पर दो बार सोचते ही होंगे। पर खैर, आज वो दिन नहीं है कि मैं इन मामलों में गहराई से जाऊं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जो दूसरा आपका विश्लेषण था कि तृणमूल उस स्थिति में है, आज नहीं तो कल और मजबूत तरह से होगी, जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एम्बेसडर वर्मा, कैसे टक्कर दे सकती है? क्योंकि देखिए, एक विश्लेषण, और मैं, क्योंकि आप इतने परिपक्व व्यक्ति हैं, आप इस चीज को समझेंगे। एक बात ये भी बोली गई जब ये पूरी लिस्ट आई
कीर्ति आज़ाद, एम्बेसडर वर्मा, सुधीन कुलकर्णी, जावेद अख्तर कि ये लोग सब मिल रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक विश्लेषण ये भी आया कि भाई ये अपनी राजनीति का प्राइम देख चुके हैं, ये भविष्य की राजनीति में शायद उस तरीके से सक्रिय नहीं होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको पॉजिटिवली लें, ये कोई टिप्पणी नहीं है आपके विवेक के ऊपर, लेकिन आप इसका जवाब किस तरीके से देंगे कि अगर आपको लड़ना है तो ऐसे में आपको राजनीति के प्राइम वाले लोगों से को लाके लड़ना होगा, या जो अपने प्राइम बिता चुके हैं उनके साथ लड़ना होगा? जो अपने साथ, मैं समझता हूं कि जो अपने साथ अनुभव लाते हैं वो उस अनुभव से जो प्राइम जिसको आप कह रहे हैं लोग हैं उनको दरकिनार नहीं करते हैं, वो भी जुड़ेंगे, वो भी हैं। हर पार्टी में हर तरह से लोग होते जुड़ते हैं और तभी तो एक मुहिम तैयार होती है। देखिए जैसे बीजेपी में अहले ज़बां इसको, एम्बेसडर वर्मा, बीजेपी में अहले ज़बां इसको मार्गदर्शक मंडल कहा जाता है, तो आपको लगता है कि एक आलोचना ये है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो हर जगह से ऐसे लोग बटोर रही है? वो ऐसा है कि जो बीजेपी की परिभाषा है मार्गदर्शक की, हाँ, उससे तो अभी मैं काफी दूर हूं पर अगर हाँ, बीजेपी में दर्शक मंडल होता होगा। हर पार्टी इन चीज़ों पे अपने ज़रूरतों से काम करती है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि किसी पार्टी में कौन ज़्यादा युवा है कौन नहीं है, युवाओं की आज हर पार्टी को ज़रूरत है, वो ऊर्जा लाते हैं, उनसे स्फूर्ति आती है और उनसे ही वो ताकत आती है जिसमें कल का भविष्य बन सके। साथ साथ अनुभव की भी ज़रूरत है और इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो भी आपके साथ जुड़े उस अनुभव के कारण ही नहीं, कारण ही सही, उसका सम्मान हो। मैं समझता हूँ बीजेपी जिस तरह से अपने अनुभवी नेतृत्व के साथ बर्ताव करती है वो बीजेपी का निर्णय है। और जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मैंने कहा कि अभी कई साल लगेंगे मुझे मार्गदर्शक मंडल तक पहुँचने तक। हाँ। एम्बेसडर वर्मा, कुछ सवाल मैं जानता हूं आपको जाना भी है। मेरा सवाल यह है कि एक अंग्रेजी का एक फ्रेज होता है, राजनीति में इस्तेमाल होता है, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। विपक्षी की जो एकता है वो आप कहां देखते हैं जब एक तृणमूल कांग्रेस से बहुत सारे लोगों को तोड़ तोड़ के अपने पास ले आए? ऐसे में विपक्ष की एकता कहां जाएगी? देखिए मैं आपसे इतना ही अभी कहना चाहूँगा संकेत कि टीएमसी पार्टी में बुनियादी परिवर्तन होगा जिसमें वो पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका निभा सके। उसके साथ उसके एलाई ज़रूर होंगे, वो और पार्टियों से जहाँ ज़रूरत होगी जुड़ेंगे, जो कि लाइक माइंडेड कही जा सकती हैं, परंतु केवल एक अरिथमेटिकल विपक्षी एकता जो है वो अपने आप में ज़्यादा सार्थक नहीं है। तो टीएमसी में स्वयं एक ऐसा परिवर्तन होगा, क्वालिटेटिव चेंज जिसको कहते हैं, जो कि उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की भूमिका निभाने देगी। लेकिन आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस अब तक, जाहिर सी बात है, एक रीजनल, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह जानी जाती थी। आपकी जो पिछली पार्टी जिससे आप जुड़े थे, जदयू, वो भी एक रीजनल पार्टी के तौर पर जानी गई। दोनों ही एनडीए अलायंस में रह चुके हैं। आपको क्या ऐसा दिखता है कि अब तृणमूल कांग्रेस एक रीजनल पार्टी ना होकर के केंद्र में एक बड़ी भूमिका निभा सकती है? और क्या आपको लगता है कि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है तृणमूल कांग्रेस, या वो अभी भी खिताब कांग्रेस को ही जाएगा? देखिए इस समय कांग्रेस चाहे किसी भी हालात में हो, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी विपक्षीय पार्टी है। पर आप तो पत्रकार रहे हैं संकेत, यू हैव टू जज अ पार्टी बाय इट्स पोटेंशियल एंड बाय द एनर्जी ऑफ इट्स लीडरशिप।
तो वो जो एक टीएमसी की खासियत है और जिसका जो परिवर्तन होगा आप खुद देखेंगे, उस नज़रिए से मैं ये कहता हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि टीएमसी एक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टी बनकर के उभरेगी और इसको एक कारगर भूमिका इसकी निभाएगी। आपका हृदय परिवर्तन एम्बेसडर वर्मा क्या पश्चिम बंगाल की जीत के बाद हुआ था तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में, जब खेला होबे हुआ और उसके बाद 200 प्लस हो गया, जब पूरा महकमा लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का? और मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ये भी पूछ दूं, आपके हिसाब से और कौन कौन से राज्य में खेला होबे हो सकता है आपके विश्लेषण में? देखिए, धीरे धीरे पर्दा उठता है। आप देखेंगे किन राज्यों में खेला होबे, किन राज्यों में एक टीएमसी की प्रेजेंस होगी। मैं अभी से इसका खुलासा न तो कर सकता हूं न करना चाहूँगा, बट इतना ज़रूर मैं आपसे कह देता हूं, एक नेशनल लेवल पर प्लानिंग हो रही है और इस देश में होना भी ज़रूरी है। तो वो एक प्रोसेस है, संकेत, एंड दैट प्रोसेस इज ऑन। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए उनमें एक चीज तो साफ और सिद्ध हो गई कि बीजेपी की पुरजोर कोशिश के बाद भी बीजेपी की पराजय मुमकिन नहीं, तय थी, और उसमें भी एक बड़ा संदेश है। एम्बेसडर वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बधाई भी टीएमसी में शामिल होने के लिए। ममता बनर्जी ने आपको क्या कहा? आपकी जब मुलाकात हुई, आपको जब ये पहनाया उन्होंने, क्या उन्होंने कुछ तो बोला होगा या आपने कुछ सुझाव दिया होगा? ये तस्वीरें उन्होंने ही ट्वीट की, कुछ तो बात हो रही थी। ममता जी ने बड़े स्नेह से मुझे पार्टी में वेलकम किया और साथ में मुझे एक दार्जिलिंग से शॉल लाई थी, वो भी दिया है। अच्छा, अरे वाह, जो मेरे साथ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर्दी आ रही है दिल्ली में, अभी काम आएगा। देखिए जी एम्बेसडर वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको बहुत बहुत बधाई। तो सवाल इंडिया का हम एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसी पर चर्चा करने के लिए कि विपक्ष की एकता कहां जाएगी। तहसीन पूनावाला के पास जाएंगे और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। और तृणमूल कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में किन किन लोगों को तोड़ करके, देखिए आप बाकी दलों से, बीजेपी से लाए तो विपक्ष को इतनी बात नहीं चोट लगी, लेकिन जब कांग्रेस से टूट टूट के आने लगे तब कांग्रेस में थोड़ा सा हड़कंप जरूर मचा। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति और विपक्ष की एकता कहां जाएगी इसके बाद, और विपक्ष में मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, इस पर चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। तो तृणमूल कांग्रेस क्या करना चाह रही है, आइए आपको पहले ये बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में कौन कौन से लोग अब तक भर्ती हुए हैं। तो जब चुनाव जीती तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद मुकुल रॉय, उनकी घर वापसी हुई, बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में आए, यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में आए, जेडीयू से पवन वर्मा टीएमसी में आए, सुष्मिता देव जो हैं वो कांग्रेस से तृणमूल कांग्रेस में आई। इसके अलावा और भी बहुत सारे तमाम ऐसे उदाहरण हैं उन लोगों के जो एक एक करके तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। लेकिन जो बड़े सवाल हैं वो ये है कि क्या ये तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक रोजगार योजना है कि बेसिकली जहां जहां से जो मिले उनको बटोर लो। तृणमूल अपनी राष्ट्रीय विस्तार योजना में कितनी कामयाब होगी ये रणनीति अपना करके। एक और बड़ा सवाल जो कि हमने एम्बेसडर वर्मा से भी पूछने की कोशिश की, विपक्षी योजना का क्या होगा, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी जिसे कहा जाता है, कि सब आपस में एक दूसरे को तोड़ ताड़ देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी। सोनिया गांधी से उनकी एक बैठक भी संभव है जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो इस सब के बाद जब कीर्ति आजाद और अशोक तंवर
मतलब जब आप कांग्रेस के नेता ही तोड़ देंगे तो उसके बाद क्या मुलाकात होगी? ये सब कुछ अहम सवाल हैं। इसमें बहुत सारे कांग्रेसी नेता भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ खुल के बोलते हैं, वो भी मैदान में उतर आए हैं और कुछ कुछ सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब मैं स्वागत करना चाहता हूं तहसीन पूनावाला का। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और स्वयं पुरोहित प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वयं साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक विस्तार की योजना है तृणमूल कांग्रेस की, इसमें एक आलोचना आपकी ये है कि जो लोग अपनी लड़ने की जो शक्ति है, या आप ये कहिए अपने राजनीति का जो प्राइम है, उसको पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों को आप अब भर्ती कर रहे हैं। इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, नहीं, हासिल करने की बात ऐसी है कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि विपक्ष का चेहरा, पश्चिम बंगाल के जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, मतलब केंद्र की पूरी सरकार ने वो चुनाव लड़ा और अकेली जीती, रबड़ की चप्पल पहनने वाली महिला जिस पर लोगों का विश्वास है, बंगाल की जनता का विश्वास है। और अभी जो नेता आ रहे हैं, यशवंत सिन्हा को आप छोटा नेता अगर समझ रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत कम होगा। जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, यशवंत सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने उचित स्थान नहीं दिया। 2014 की जो सरकार बनी, आज अगर उनका विश्वास ममता बनर्जी पर है, या जो लोग चले गए थे तृणमूल छोड़कर, उनको लगा कि उन्होंने भूल किया बीजेपी में जाकर, जो लोग कांग्रेस में है उनको भी ऐसा लगता है कि वो वहां पे इसमें मेरा ये कहना है स्वयं साहब, देखिए ऐसा है, ये जो सारे वरिष्ठ नेता हैं, इनके लिए कहा यह जाता है कि अब भाई आपको क्योंकि उस तरीके का राजनीतिक वर्चस्व नहीं दिख रहा था अपनी मौजूदा पार्टी में, तो इस वजह से आप कहीं और वर्चस्व ढूंढने चले गए। अब यहां पर ममता बनर्जी अगर जब तक उनकी सुन रही हैं, नहीं सुनती हैं तब नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी तो अपना मन किए हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं, एक उम्मीद है देश के लिए। पश्चिम बंगाल का गरीब से गरीब किसान मजदूर है, उसकी उम्मीद है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के साथ में आप पूरा देखिएगा, आने वाले समय में यूपी में जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हमारा गठबंधन होगा। आप देखिए, त्रिपुरा में हम लड़ रहे हैं। आज त्रिपुरा में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर, तृणमूल के एमपी पर, तृणमूल की शाइनी घोष है, आज वो एक एक्ट्रेस है, उसके ऊपर में, एक कलाकार के ऊपर में आपने मर्डर चार्जेस फ्रेम कर दिया वहां पर, और उसके मतलब उसको क्या क्या नहीं कर रहे एक महिला के साथ में। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से घेरने की कोशिश की है, विपक्ष की आवाज को खत्म कर दी है। ठीक। अब मैं तहसीन पूनावाला के पास आना चाहता हूं। तहसीन साहब, आपने एम्बेसडर वर्मा का भी इंटरव्यू सुना, अभी आप स्वयं साहब की भी बात सुन रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, हर पार्टी जो है वो अपना विस्तार करना चाहती है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहती है, ये उनका हक है। लेकिन जब ये विस्तार किसी और पार्टी के लोगों पर निर्मित हो, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और यहां पर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के कितने सारे नेता जो हैं वो टूट के वहां जा रहे हैं। मैं आपके प्रश्न को दो हिस्सों में बांटकर उसका जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा, जो ममता बनर्जी या यहाँ पर मेरे मित्र है टीएमसी के, अगर उन्हें ये लगता है, क्योंकि ये सारे मैं साइंटिफिक बात करता हूँ, रोज मैं सर्वेस को स्टडी करते रहता हूँ, कि वे ममता बनर्जी मोदी जी की ऑपोजिशन बनेगी, ऑपोजिशन चेहरा बनेगी, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि मोदी जी इस वक्त इस मुल्क के प्रधानमंत्री, लेकिन ऑपोजिशन में सबसे जो आगे चेहरा है वो राहुल गांधी जी का, उसके बाद है अरविंद केजरीवाल, उसके बाद सारे डेटा बताते हैं ममता बनर्जी। पहले ममता बनर्जी को अरविंद केजरीवाल जी को ओवरटेक करने पड़ेगा, उसके बाद राहुल गांधी जी को, उसके बाद कहीं जाकर वो मोदी जी का ऑपोजिशन बन सकती है। तो इस वक्त वो संभव नहीं है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं टीएमसी का स्पोक्स पर्सन बनकर। मान लो मैं टीएमसी का स्पोक्स पर्सन हूं, ममता बनर्जी सारे 42 सीट्स वेस्ट बंगाल में जीत जाती 2024 में, मान लो गोवा में 2 सीट जीत गए, मान लो त्रिपुरा में 2 सीट जीत गए, मान लो तमिलनाडु में उन्हें 3 सीट मिले, उसके बाद कितने सीट्स आए? 47, 48, 49। तब भी ममता बनर्जी डज नॉट ऑक्यूपाई द नेशनल ऑपोजिशन स्पेस, वो ऑपोजिशन स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। वो 171, लेकिन उनके पास हक तो है ना अपना विस्तार करने का हक, वो रखती है कि नहीं? एब्सोल्युटली। ऐसे में ऑपोजिशन यूनिटी कहां गई, आप मुझे बताइए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मैं ममता बनर्जी को कहीं दोष नहीं दूंगा, शी वांट्स टू ग्रो, उनका अधिकार है ग्रो करना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, हमेशा कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन मैं कांग्रेस से आज एक बात पूछना चाहता हूं, कीर्ति आजाद को लाने की क्या जरूरत थी? वहां आप झारखंड से आप एक यंग युवा नेता को टिकट दे देते, जो वहां से जीतता आपका झंडा उठाता। क्या जरूरत है इन लोगों को लाने की? अशोक तंवर, सारी राजनीति उसने हुड्डाओं के खिलाफ की, सारी राजनीति
उसको आपने नेता बनाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये देखना चाहिए अंदर, उनके अंदर कैसे लोग भरे हुए। और मैं ममता जी को ये एडवाइस दूंगा, जिन लोग, पवन जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सीनियर लीडर है, उनको मैं बधाई देता हूं, लेकिन ये जो लीडर्स को ये ले जा रही है कांग्रेस से, उनको एडवाइस दे रहा हूं, कल कहीं और सूरज निकलेगा, वो वहां जाएगी। ममता जी, इनके भरोसे मत रहना। और मैं जेन्युइनली कांग्रेस को एडवाइस देता हूं, मैं कांग्रेस को हृदय से प्यार करता हूं। इन किन किन लोगों को अपने नेता बनाया। कीर्ति आजाद जो बीजेपी का नहीं, वो आपका क्या होगा? अब ये तो देखिए, ठीक है, ये आपका विश्लेषण। एक और चीज मैं बताता चलूं, तहसीन भाई तो यहाँ है ही, हमने इसके अलावा कांग्रेस से भी प्रवक्ता मांगे थे लेकिन वो आए नहीं। लेकिन तहसीन पूनावाला जो हैं वो ऐसे कांग्रेस समर्थक हैं जो कि कांग्रेस की आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटते, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की। अगर टिकट देते, जिनको अगर टिकट देते युवा को, सीट जीत जाता। 4 साल से उसने कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स किया था, आपने उसे टिकट नहीं दिया, कीर्ति आजाद को दिया। क्या मतलब है इन लोगों को टिकट देकर? क्या मतलब है आप इन लोगों को पार्टी में लाते हो? ये कहीं भी चले जाते हैं ये लोग, इनका कोई मतलब नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं। और ममता जी भी इन पे भरोसा नहीं रखे। इसी में एडवाइस ममता जी को विनम्रता, ममता बनर्जी पे कीर्ति आजाद ने भरोसा किया है स्वयं। राहुल गांधी पे भी क्या, अडवाणी जी पे क्या, राहुल गांधी पे किया लड़ाई। राहुल गांधी में नेतृत्व क्षमता आपको दिख रही है। अगर आप बोल रहे हैं कि वो चेहरा है, तो आपको मैं हंसी आ रही है मुझे। आपको ऐसे जो मिलेंगे ना सोशल मीडिया में राहुल गांधी के नाम से आंसू लाएगी। अच्छी बात है, आपको हंसी आ रही है। एक सेकंड, पहले स्वयं पुरोहित जी सुन तो ले वो क्या कह रहे हैं। तहसीन पूनावाला, एक सेकंड जरा सुन ले वो क्या कह रहे हैं। हाँ बताइए स्वयं। मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले कहा, आपको राहुल गांधी की कांग्रेस में चल रही है क्या? आप पहले मुझे ये बताइए। आप राहुल गांधी तो सबसे पहले नेतृत्व नहीं है उनके पास में, अध्यक्ष पद उनके पास में नहीं है। जब राजस्थान 2018 में राहुल गांधी ने नेतृत्व में चुनाव जीता था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आप कहीं भी सरकारें नहीं बचा पाए। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आपको सीएम चेंज करना पड़ रहा है। आप कल अभी परसों 2 दिन पहले अजय माकन जी चले गए, बीच में आया ना कि वहां के जो सीएम है उनको चेंज करने की बात हुई। आपस में सोनिया जी ने बीच बचाव कर करके एक बार सल्टाना कर दिया। सचिन पायलट, अशोक गहलोत लड़ रहे हैं आपके, पंजाब स्टेट जाने वाला है। तो विपक्ष कौन बनेगा मजबूती से? आप ये सोचिए। आज जनतक में आज अगर 1000 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, उस आवाज को रास्ते में कौन उठाएगा? उस आवाज को आप एयर कंडीशन रूम में बैठ के नहीं उठा सकते हैं। जमीन पर उतरने वाली, ठीक है। तो ये एक आरोप है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। और मैं आपको तहसीन पूनावाला एक और चीज बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में डेरिक ओब्रायन ने एनडीटीवी से कहा कि देखिए, एक 22 साल का बच्चा या एक 22 साल का युवा जा करके चुनाव लड़ना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, और वहीं 100 साल के एक दादाजी और दादी अम्मा किस्म की एक पार्टी हर समय अड़ंगा डाल देती है कि ना ये मत करो, ना वो मत करो। तो शायद उन्होंने इसके माध्यम से ये बताना चाहा है कि वो जो 100 साल की बूढ़ी अम्मा और बाबा, वो आपकी पार्टी है जो कि करती कुछ नहीं है, ऐसी उनकी तुलना थी, जो कि रोकती है 22 साल के एक ऊर्जा से भरी हुई पार्टी को काम करने से। इस वजह से वो अपना काम कर रहे हैं। ममता जी मेरी दादी की उम्र की है, तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा डेरेक ओब्रायन की बातों पर। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा, ये एक ही नेता था इस मुल्क में जिसने सबसे पहले कहा नोटबंदी गलत है, और वो बात साबित हुई। जिसने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा, जिसने आपके चैनल पे 12 फरवरी को कहा कि कोविड का बहुत बड़ा कहर इस मुल्क पे आ रहा है, 2020 की बात है, और सबने मिलकर उसका मजाक उड़ाया। उसने उस वक्त कहा कि इकोनॉमी भारत की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये जो, और इसने वो भी पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री को तीनों कानून वापस लेने होंगे, और वो लगातार जीत रहा है। आप ही का चैनल ने कवर किया किस तरह से माननीय राहुल गांधी को जमीन पर गिराया गया था, किस तरह से उन पर डंडे। नहीं, वो बात सही है, लेकिन तहसीन आप मुझे ये बताइए, ये सब इसका मायने ये कहां होता है कि कोई और पार्टी विपक्ष में, कोई और पार्टी जो है वो विस्तार ना करे, या वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, या वो मुख्य विपक्ष पार्टी बनने के ख्वाब ना देखे। अरे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं सर, मेरा चांस है। आप सुनिए, ये एनडीटीवी है, रिपब्लिक ऑफ नॉनसेंस नहीं है। 1 मिनट सुन लेते, एनडीटीवी है सर। 2 चीज में मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं पहली बात कह रहा हूं, तो ये कहना कि राहुल गांधी जमीन पर नहीं है या वो देश को डायरेक्शन नहीं दे रहे, गलत है, वो मैंने साबित कर दिया। दूसरी बात, बिल्कुल टीएमसी का हक है आना, लेकिन टीएमसी अगर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस भी करती है तो 47-48 सीट्स को पार नहीं करती। 180 सीट्स पे डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है कांग्रेस और बीजेपी का, और मैं ये कह रहा हूं आज एक विश्लेषक होकर कि कांग्रेस उन 180 सीट्स में से 120-130 सीट्स 2024 में जीतने जा रही है।
ठीक है, स्वयं जी आपका जवाब। जी, अब मेरे को ये इन्होंने कहा, मैं इनको आगे से बधाई दे देता हूं, इनके कांग्रेस के प्रवक्ता के हिसाब से ये बात कर रहे हैं, तो 120-130 सीट जीत रहे हैं और उसमें इनको चलानी है सरकार। तो आपको लगता है बिना ममता बनर्जी के सपोर्ट के ये सरकार बना लेंगे? आपको लगता है कि बिना समाजवादी पार्टी के आप सरकार बना लेंगे? तो आप यूपीए चेयरमैन बना दीजिए ना ममता बनर्जी को, यूपीए की चेयरपर्सन बना दीजिए ममता बनर्जी को, आप बनने दीजिए ना। आपने देवगौड़ा को बनाया, आपने कर्नाटक में आपकी ज्यादा सीटें आई, फिर भी आपने बनाया। आप क्या आप सरकार नहीं बचा पाए? आप एनडीटीवी पे हो, कुमारस्वामी के लड़के, देवगौड़ा स्वामी के लड़के की जो पार्टी है, कुमारस्वामी के लड़के, देवेगौड़ा के लड़के, देवेगौड़ा जी के लड़के। आप सुनिए, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। अभी आपने नॉनसेंस कहा, आप वही काम कर रहे हैं। देवगौड़ा जी की पार्टी है, आप बात सुनिए पूरी ठीक से। पार्टी किसकी है? फाउंडर कौन है पार्टी का? ये इसका जवाब तहसीन पूनावाला कैसे दें बताइए? ये तो ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच की बात है, लेकिन आपको क्या लगता है तहसीन पूनावाला, आपको लगता है कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में अगर आपको और लोगों को लाना है तो फिर आप अपने पार्टी के मुखिया जरूर बने, लेकिन ये जो अलायंस है इसका कन्वीनर या इसका चेयरपर्सन आप किसी और को बना सकते हैं? सर देखिए, 40 साल से गांधी नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति इस मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं बना है। ये परिवार पावर के पीछे नहीं है। अगर ममता जी को बनना है, पवार सर को बनना है, किसी को ही बनना है, जब एक संगठन बनेगा वो चुनकर आएगा। जो एमपीज इलेक्ट होंगे वो चुनेंगे, जिनकी बहुमत सबसे ज्यादा होगी उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। आप किस लिए इतने इनसिक्योर हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं कांग्रेस को 120 आएगी। अगर आपके 120 इनसिक्योर हम नहीं हो रहे हैं, इनसिक्योर देश की जनता है। आज देश की जनता ने केंद्र सरकार से लड़ने के लिए इनसिक्योरिटी देश की जनता है। आप क्या कर रहे हैं? कितने आंदोलन किए पार्टी आपने? मेरे पास समय खत्म हो गया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा, लेकिन जो बात हो रही है मेरे ख्याल से जो तृणमूल कांग्रेस करना चाह रही है वो ये है कि लड़ना है, केंद्र सरकार से लड़ना है, एक मुख्य विपक्ष की भूमिका निभानी है, विपक्ष की भूमिका निभानी है। और तृणमूल कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो भूमिका अकेले कांग्रेस नहीं निभा पा रही है और इसलिए उनमें ये ताकत है, उनमें एक कुव्वत है कि वो ये भूमिका निभा सके। क्या ये विश्लेषण ठीक है या नहीं? बहुत ज्यादा समय इंतजार नहीं करना है। बहुत चुनाव आते रहते हैं इस देश में, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और प्रीपेड मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को अब थोड़ा सा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अब वोडाफोन ने भी 25% अपना टैरिफ जो है उसको बढ़ाया है। 100 रुपए का रिचार्ज अब 125 रुपए में कराना होगा। 25 नवंबर से ये नई दरें लागू हो जाएंगी, बढ़ी हुई जो नई दरें हैं। और भारतीय एयरटेल भी अपनी कीमत बढ़ा चुका है प्रीपेड मोबाइल की। और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी आने वाली किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स में मुंबई हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर मनमोहन सरकार की आलोचना की है। अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है कि मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। आगे उन्होंने लिखा कि कार्रवाई न करना कमजोरी की निशानी है। मनीष तिवारी ने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को उस समय अमेरिका की तरह ही जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी लिखा कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 वो समय था जब कार्रवाई होनी चाहिए थी। तिवारी की इस किताब को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी
वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। और एक तस्वीर आपको दिखाते चलें, ये आज लखनऊ में सपा प्रमुख और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की एक मुलाकात हुई है। इस बातचीत में जयंत चौधरी ने यह बताया है कि समाजवादी पार्टी और रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन तय है। जल्द कुछ दिनों में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। सीटों को लेकर अखिलेश यादव से बातचीत आखिरी दौर में है। बीजेपी के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर, क्या घटक दलों से ये जो नया अलायंस बना रहे हैं अखिलेश यादव, इससे क्या वो जीत सकते हैं 2022 की बाजी? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने अलायंस किए लेकिन बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। 2017 2019 तो हमको याद ही है। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।